तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का रेनबो नामक किताब है जो पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। उसका दूसरा बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है या चैप्टर का नाम है ओल्ड इंग्लिश। क्या नाम है? ओल्ड इंग्लिश। शॉर्ट में बार बार प्रयोग किया गया है ओल्ड इंग्लिश को ओई से। किससे? कैपिटल ओ एंड कैपिटल ई, इससे संबोधित किया गया है। आज का जो टॉपिक है उसको लिख देते हैं। यहां पर लिखा है कि फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ई होगा, इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, ऑन ओल्ड इंग्लिश। कह रहा कि प्राचीन जो भाषा है अंग्रेजी, इस प्राचीन भाषा पर विदेशों का, फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेशों का भाषा या विदेशों का जो भी एलिमेंट्स आया उसका प्रभाव, फॉरेन का प्रभाव वही पर क्या पड़ा। आज का शीर्षक है ये, ठीक है। आज का जो मुद्दा है यही देखना है कि बाहर के लोग जो एंग्लो सेक्शन लोग आए, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किया 1660 में या एंग्लो सेक्शन 449 में, उन लोग का प्रभाव इंग्लैंड के प्राचीन अंग्रेजी पर क्या पड़ा। आज का टॉपिक ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे पढ़ा और क्या पढ़ा उसको देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं नंबर 1, इफेक्ट ऑफ, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, इफेक्ट या इम्पैक्ट, इफेक्ट या इम्पैक्ट, इसको इम्पैक्ट ऑफ किसका? बाहर से लोग आए हैं, विदेशी लोग या विदेशी भाषा का क्या प्रभाव पड़ा। फॉरेन डैश, किस पे पड़ना है प्रभाव? ये जा रहा है तो प्रभाव पड़ेगा, इसे गिरा देते हैं, इसको मान लेते हैं कोई है। या प्राचीन भाषा है, विदेश के लोग आए हैं, इसका प्रभाव, इसका यानी विदेश का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वही पे पड़ रहा है। क्लियर? कैसे पड़ा देखेंगे। बार बार कह रहा है कि ये जो प्रभाव है दो रूप से पड़ रहा है। अनुचित हस्तक्षेप के कारण ये जो इफेक्ट है, इसमें यहां डाल देते हैं ए में। क्यों प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि वो लोग आक्रमण करने आते थे, उसको बोलते हैं, एक वर्ड दिया है रिपीटेड, बार बार, रिपीटेड इंट्रूशंस के कारण प्राचीन भाषा पर प्रभाव पड़ता था। बार बार वो आकर आक्रमण करते थे, अपना राज, अपना साम्राज्य स्थापित करते थे और अपने बोली और भाषा को इसके अंदर इंट्रूज करते थे, यानी हस्तक्षेप कर देते थे। ठीक है। इंट्रूजन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, डिस्टर्ब करना। हाँ, और क्या करते थे? दूसरा क्या कारण है, आते तो थे, हस्तक्षेप करते थे, साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। और दूसरा, ये लोग अपने साथ एलिमेंट्स लेके आते थे। उसका एक वर्ड दिया गया है फॉरेन एलिमेंट्स। क्या लेकर आते थे? फॉरेन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब उनका अपना भाषा, लैंग्वेजेस है ना, उनका अपना लिखने का तरीका, टेक्स्ट। क्लियर? यही हो सकता है, क्योंकि भाषा पे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो दो ही उदाहरण लेते हैं, बहुत कुछ होता है। उनका कल्चर, रहने का तरीका, खान पान, पहनावा कैसा था। लेकिन चूंकि भाषा है इसलिए हम दो ही चीज लेते हैं, या तो उसका लेख है, कैसे लिखना है, या तो बोलने का तरीका क्या होता होगा। अगर लेख है तो कौन सा स्क्रिप्ट पर आधारित है, क्या लिपि होगी, वेदर वो रोमन लिपि है या देवनागरी लिपि है, कोई भी लिपि हो, ये तीन चीज ही इस पर प्रभाव डालेगा कोई पर। खत्म। तो विदेश के लोग आकर हस्तक्षेप किए और अपने साथ कुछ एलिमेंट्स लेके आए। एलिमेंट्स जैसे कि उनके भाषाएं, उनका लिखने का तरीका, उनका लिपि। क्लियर? आगे। और ये तीनों चीज, इनका जो इंट्रोडक्शन हुआ था, तीनों चीज कहां जुड़ गया? ओल्ड इंग्लिश के वोकाबुलरी में जुड़ गया। वोकाबुलरी शब्दकोश में धीरे धीरे जुड़ता गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? इसी चीज को सेंटेंस में लिखा है, पढ़ देता हूं, सुनिएगा। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द a story of repeated intrusions of foreign elements into the English vocabulary। खत्म। जो पहला फुल स्टॉप है वहां तक हम एक डिजाइन बना दिया। एक बार फिर से बता देता हूं, टॉपिक है कि विदेशी लोगों का प्राचीन भाषा जो अंग्रेजी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विदेशी लोगों का प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पे पड़ा दो चीजों के कारण। पहला, बार बार हस्तक्षेप करना, आकर अपना साम्राज्य स्थापित करना। दूसरा, अपने साथ कुछ चीज को ले आना जिसको एलिमेंट्स के रूप में संज्ञा दी गई है। वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? चूंकि भाषा का क्लास है तो इसमें भाषाएं हो सकती है, उनके द्वारा लिखने का तरीका हो सकता है, और किस लिपि पर आधारित उनका भाषा और अक्षर होता था।
और ये धीरे धीरे जो समाहित होते गए, यहाँ बस गए इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, मेनलैंड में आकर, तो यहाँ के वोकेबुलरी में, यहाँ के शब्दकोश में इनका भी शब्द जुड़ता गया। समय जैसे जैसे बीतता गया वो जुड़ता गया। क्लियर है? आगे From the earliest times, the country had been subjected to successive aggressions by foreign invaders such as the Romans, French and Scandinavians। अब ध्यान से सुनिएगा। अब पूछिएगा सर ये तो एलिमेंट्स लेके आए, लेकिन इसके साथ ही कौन है विदेशी, आखिर कौन आया, कौन हस्तक्षेप करता है? क्वेश्चन पूछा ना, तो इसको जानने के लिए लिखेंगे एक क्वेश्चन अपना अपने पूछेंगे कि हु आर दे, वो कौन थे, वो कौन थे? इसका जवाब दिया हुआ है कि उस देश में, इंग्लैंड में पहले से ही अर्लीस्ट टाइम मतलब पूर्व से ही बहुत लोग आकर प्रजा पर आक्रमण करते थे या उस कंट्री पर आक्रमण करते थे। तो कौन कौन थे? हु आर दे, ये फॉरेन लोग कौन थे? तो नंबर 1 रोमन्स लोग थे। कैसे कैसे चेंज हुआ? रोमन्स ये भी आक्रमणकारी था। दूसरा फ्रेंच के लोग आए। तीसरा स्कैंडिनेवियंस ये लोग आए। और ये लोग क्या थे? सक्सेसिव अग्रेशन था, यानी कि आक्रमण करते थे बहुत आक्रामकता के साथ, यानी कि आते गया। जैसे रोमन साम्राज्य आया, फ्रेंच आया, इसके बाद स्कैंडिनेवियंस लोग आए। तो इनके लिए एक नाम दिया गया है सक्सेसिव, मतलब लगातार एक के ऊपर एक, सक्सेसिव इन्वेडर्स लोग थे, आक्रमणकारी लोग थे, इन्वेडर्स। ठीक है, ये कौन थे? कोई पूछेगा आखिर ये विदेशी कौन लेकर आए एलिमेंट्स? तो रोमन्स, फ्रेंच एंड स्कैंडिनेवियंस। क्लियर है? वही लिखा हुआ है कि फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, पूर्व से ही उस देश में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो आक्रमण करते थे, और वो लोग थे रोमन साम्राज्य के लोग, फ्रेंच के लोग और स्कैंडिनेवियंस करके नाम दिया। हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है शुरुआती समय से ही देश विदेशी आक्रमणकारियों जैसे रोमन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियाई द्वारा लगातार आक्रमणता के साथ अधिनिकृत करता था, यानी देश के ऊपर कब्जा करता था। सब्जेक्टेड करना मतलब अपने अधीन ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये तीनों लोग आए, तीनों लोग आए तो अपने साथ क्या लेकर आए? ये जो तीनों लेकर आए तो कह रहा है कि सबसे पहले अर्लियर, ये में डाल देते हैं, अर्लियर मतलब पूर्व में, पूर्व में अपने साथ भाषा लेकर आए, अर्लियर लैंग्वेजेस, पूर्व की भाषा लेकर आए, यानी कि जहां से आए होंगे उनका अपना भाषा अलग होगा, वो लेकर आए। वही लिखा है कि अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेज, अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेज, तीनों अपना अपना भाषा लेकर आया होगा जहां से भी आया होगा। बट लेटर, लेकिन बाद में क्या घटना घटती है? डी में लिख देते हैं लेटर। इस समझ में आ रहा है? पहले आए होंगे तो तीनों अपना अपना भाषा लेकर आएंगे, और बाद में क्या होता है? लेटर bestowed on English a fair share of their vocabulary। अब इनका भाषा, इनका वोकेबुलरी ये होता है वोकेबुलरी, और इनका इसका इस भाषा का वोकेबुलरी आ समझ में? सॉरी, इसका नहीं होगा, ये तो खुद लेकर आए हुए किए थे, इसका समझ गया? तीनों आया, अपना भाषा लेकर आया, इनका भाषा, इनका जो शब्दकोश था हमारे शब्दकोश से यानी प्राचीन इंग्लिश से मैच खा गया, मैच नहीं, मिल गया, धीरे धीरे शेयर करने लगे, एक दूसरे से सीखने लगे। जैसे हम आपको मगही बताएंगे, आप हमको इंग्लिश बताइए, तो आपको हिंदी बताएगा तो हम उसको भोजपुरी बजाएंगे, यानी एक दूसरे से लोग मिल गए। तो वही लिखा है कि बट लेटर, बाद में बिस्टोर्ड ऑन इंग्लिश अफेयर से एक अच्छा साझेदारी बन गया, इसलिए दोनों का वोकैबुलरी, यानी कि इधर से रोमन प्लस फ्रेंच प्लस स्कैंडिनेवियन, ये जो है वोकैबुलरी में जुड़ गया किसके साथ? ओल्ड इंग्लिश के साथ, प्लस। अब समझ में आ गया फॉर्मूला सर? रोमन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियंस का शब्दकोश प्राचीन अंग्रेजी के शब्दकोश के साथ शेयर हो गया, फेयर शेयर, अच्छा से मिल गया, फेयर
से, वही लिखा हुआ है, बस यही सब समझना है ठीक से। लिखा है कि बाद में, लेकिन बाद में अंग्रेजी में अपनी शब्दावली का एक उचित हिस्सा प्रदान करके अंग्रेजी के सामने नतमस्तक हो गया। बिस्टोर मतलब नतमस्तक, मतलब अब इसी के साथ मिल गया, अपना छोड़ दिया। नतमस्तक होने का मतलब क्या, सरेंडर कर दिया। जो जैसे मान लीजिए कोई अपराधी पकड़ाता है तो हाथ उठाकर बंदूक ऐसे करते, आई एम सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूं, मैं आपके सामने मैं कुछ नहीं हूं, अब तुम जो साजा देना हमें दे दो। उसी तरह ये लोग अब धीरे धीरे अपनी जब मिल गए इन लोग के साथ, इंग्लैंड वालों के साथ, ब्रिटेन वालों के साथ, तो धीरे धीरे इनका कुछ भाषा है या सब कुछ मान लेते हैं, इसमें जाकर मिल गया और नतमस्तक हो गई। दैट मीन्स अब ये लोग भी, ये तीनों लोग भी इस पर निर्भर करने लगे। नतमस्तक का मतलब यही ना हो रहा है जी कि सब अब प्राचीन इंग्लिश में मिल गया, प्राचीन अंग्रेजी में मिल गया। आगे, in the old English period the two major the languages of every speech क्या है, देखिए तो उसमें किताब देखें, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, ला रोक दो, ठीक है। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड वही है कि अलग चीज लिखा हुआ है, हाँ इन द, ठीक है। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। नहीं दिया, ठीक, कोई बात नहीं, हम लिख बता देते हैं। यहां तक तो क्लियर है, नोट्स बना लीजिएगा अपना से देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है in the OE period, that means old English period, the two major influences were Latin and Scandinavian। अगर कोई पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव पे पूछ देता है कि दो ऐसे प्रभाव का नाम बताएं जिसका प्रभाव किस पे दिखाई दिया हो, ओल्ड इंग्लिश पे, तो सिंपल में यहीं पर हम दो चीज बता देते हैं। एक का नाम है लैटिन, यानी लैटिन भाषा का प्रभाव पड़ा। दूसरा का नाम है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, बस यही दो प्रभाव है, खत्म। वो इंट्रोडक्शन था, लेकिन मुख्य दो प्रभाव एक लैटिन है और एक स्कैंडिनेवियन है। क्लियर, पेज नंबर 10 पर आता है। अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट ए हो गया, प्रभाव नंबर 1, प्रभाव नंबर 2। अब ए के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ए, इसका हेडिंग है लैटिन इन्फ्लुएंस, लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, ऑन ओल्ड इंग्लिश। इन लोग का प्रभाव प्राचीन भाषा पे कैसे पड़ा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ। प्राचीन भाषा में लैटिन शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ, और अक्सर कहानी में लैटिन वर्ड मिलते हैं ना जी। या और कौन सा वर्ड हमको दिखाई देखने को मिलता है, लैटिन और ग्रीक भाषा, ग्रीक वर्ड्स ज्यादा टर्म्स मिलेंगे कहानी में। अगर इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम घुसते हैं, अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो दो वर्ड प्राय मिल जाएंगे कि लैटिन वर्ड से उद्गम हुआ है या ये ग्रीक वर्ड से उद्गम हुआ है। अगर धार्मिक स्थिति में जाएंगे तो हिब्रू वर्ड भी एक आता है, हिब्रू से, हिब्रू या रोमन इटालिक है, रोमन। ये चार जो है कॉमन चीज है जो अंग्रेजी साहित्य में पाया जाता है कि ये लैटिन शब्द से बना है, ये ग्रीक शब्द से बना है, ये हिब्रू से बना है, ये रोमन से बना है। लेकिन इसमें दो को ही बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका प्रभाव अंग्रेजी पर क्या पड़ा। तो लिखा है सबसे पहला इसके बारे में जानना है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषा था लैटिन वर्ड जो था, द मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ओई। ओई को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन है, लैटिन भाषा है। तो इसको एक लाइन में लिख देंगे, ये इसका पूर्ण में लिखेंगे नंबर 1 लैटिन इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव करना, इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभाव करने वाला। द मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ ओई, प्राचीन भाषा को सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाला कौन है, लैटिन भाषा। कौन है, लैटिन भाषा। आगे
Perhaps no single language has influenced English as much as Latin. कह रहा है कि जितना कोई ऐसा भाषा नहीं है कि जो ओई को ज्यादा प्रभाव किया हो जितना ई किया है। ये तो क्लियर हो गया। इसी को सिंपल में दिया है कि लैटिन भाषा सबसे ओई को अत्यधिक प्रभावशाली करने वाला था, ये प्रभावित करने वाला था, इन्फ्लुएंसर था। आगे आजकल मीडिया में टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं ना, मतलब क्या सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट दिखाकर प्रभाव करना जानता है। उसी तरह उस समय यह जो भाषा था इस पर ज्यादा जोर दिया, वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर पर ज्यादा प्रभाव दिया। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन। आप पूछिएगा सर कब से स्टार्ट हुआ, तो इसका एग्जिस्टेंट अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस मतलब कब से स्टार्ट हुआ, इसका एग्जिस्टेंस है इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड क्या है, देश का नाम है इंग्लैंड में। लेकिन कब इसका स्टार्टिंग हुआ, उत्पन्न कब हुआ है अस्तित्व? बिफोर कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन, दैट मीन्स बिफोर एडी 449, यही ना जी, बिफोर एडी 449 में आया था ना एंग्लो सेक्शन, यानी कि इंग्लैंड में इसके पहले लैटिन शब्द था। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट? वही कह रहा है कि वर्ड्स इन लैटिन, कह रहा है कि लैटिन के जो शब्द है, लैटिन के जो शब्द है इनका उत्पत्ति कब था? इन लोगों के आने से पहले। तो एडी 449 में कौन आया था, याद है? हाँ, द एंग्लो सेक्शन आए थे। तो वही करें कि द एंग्लो सेक्शन के आने से पहले लैटिन शब्द का वहां पर था, द एंग्लो सेक्शन। ठीक है संगीता, अरे क्लियर समझ में? आगे बढ़ेंगे। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन दिनों में, लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, और इसको एंशियंट टाइम में, प्राचीन दिनों में विश्व का भाषा के रूप में जाना जाता था पहले। आज कैसे अंग्रेजी कॉमन भाषा है पूरे विश्व में, अगर कॉमन अगर दो लैंग्वेज पता है, जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच पता है, तो पूरे विश्व में हम लोग घूम सकते हैं। आज का करंट अगर मैं बताऊं तो एक अंग्रेजी होना चाहिए और एक फ्रेंच होना चाहिए, जो कहीं भी देश के हर एक कोना में हम जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। बिजनेस में जाएंगे तो फ्रेंच ज्यादा चलता है विदेश में, और इंग्लिश चलता है। तो कह रहा है कि लैटिन जो है वो एंशियंट टाइम में, प्राचीन के दिनों में, एंशियंट यानी पुराने दिनों में, एंशियंट टाइम्स, इसको किस रूप में जाना जाता था? एज अ विश्व का एक भाषा, इसको जाना जाता था ए वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। एक नंबरिया बन जाएगा क्वेश्चन कि बीच लैंग्वेज इज नोन एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो लैटिन भाषा क्या होगा? लैटिन। ठीक है, याद हो जाएगा एक नंबर यह। तो अब आगे बढ़ते हैं। यह मिटा दो इसको। लिखा है कि द लैंग्वेजेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, नोट लिख देते हैं, नोट। कह रहे कि यूरोपियन देश का, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन देश का कुछ भाषा ऐसे थे, यूरोपियन देश से लोग आए थे, एंग्लो इंडियन भी यूरोपियन थे, नॉर्मन भी यूरोपियन थे, है ना। तो यूरोपियन देश के कह रहा है कि कुछ भाषाएं, यूरोपियन देश के कुछ लैंग्वेजेस यहाँ डाल देते हैं, ये सब नोट है, बना लेना सेंटेंस अपना से। कुछ भाषाएं जो थे वो क्या हुए, विच हैड कम अंडर रोमन रूल एंड बिकम रोमनाइज। कुछ भाषाएं कब आया? जब रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, जब रोमन सरकार चल रही थी, उस समय इंग्लैंड में आए और यहाँ पर आकर रोमनाइज हो गए, यानी कि यहाँ के भाषा में लिप्त हो गए। इसको बोलते हैं रोमनाइज होना, रोमनाइज। नोट है कि यूरोप देश से कुछ ऐसे आए आक्रमणकारी, इन्वेडर्स की इन्वेशन किए और अपनी भाषाएं लेकर आए, लेकिन उस समय रोमन साम्राज्य चल रहा था, रोमन शासक का राज्य चल रहा था, और उस समय लोग आकर इसमें कन्वर्ट हो गए, उन लोग का भी भाषा रोमनाइज हो गया। क्या हो गया? रोमनाइज हो गया। जैसे एग्जाम्पल दिया है, नीचे के एग्जाम्पल लिख देंगे। ईजी का फुल फॉर्म एग्जाम्पल होता है, वो तो होता है उदाहरण, लेकिन इसका पूरा फुल फॉर्म अगर कुछ पूछ दिया तो क्या लिखिएगा? E.G। ठीक है, ईजी का मैं बता देता हूँ। ईजी मतलब सरल होने वाला बात नहीं कर रहे हैं। ईजी का मतलब होता है, ये भी लैटिन वर्ड है, देखो सुन लो। ईजी स्टैंड फॉर एग्जाम्पली ग्रासिया, अभी बता दे रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रासिया। ठीक है, लिख लो, ये जनरल नॉलेज है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। ये बेसिक नॉलेज देनी है। इजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रासिया, जिसका मतलब होता है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि जो रोमन साम्राज्य के टाइम में आए थे लेकिन आकर उसी में लिप्त हो गए, रोमनाइज हो गए। तो एक भाषा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि एक आया था गौलिश करके एक भाषा था। क्या था? गौलिश करके एक भाषा था। ये बाद में आकर यहाँ पर मिल गया और बन गया क्या? फ्रेंच। क्या बन गया? फ्रेंच। ओल्ड इंग्लिश में वहाँ फ्रेंच चल रहा था, तो ये लोग बाहर से थे, यूरोपीय देश का भाषा है। लेकिन आकर रोमन साम्राज्य में जब आया तो ये गौलिश भाषा किसमें बदल गया? फ्रेंच में। तो इसका एकदम सटीक उदाहरण है कि अब आ भी सकता है कि वैसे एक भाषा का नाम बताया जो यूरोपीय देश से आया था लेकिन आकर रोमनाइज हो गया। तो ये भाषा को याद रख लो, गौलिश। लैंग्वेज क्या है? गौलिश था जो आकर फ्रेंच में बदल गया। खत्म। आगे बढ़े। गौलिश भाषा जो था जो आकर फ्रेंच में बदल गया। अगर पूछ दे कि ऐसा कोई भाषा का नाम बताए जो यूरोप देश से आया और आकर रोमन रूल में रोमनाइज हो गया, तो भाषा है गौलिश। क्या है? गौलिश। ठीक है। आगे However, किसी भी तरह दिस प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज हाल्टेड बाय द अराइवल ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। ये कब तक चला? 449 का पहले का बात कर रहे हैं। जब तक से एंग्लो इंटर नहीं किए तब का ही बात हो रहा था कि विदेश से लोग आते थे और यहाँ रोमनाइज हो जाते थे। माने वहाँ की भाषाएं आती थी और रोमन साम्राज्य काल में वहाँ में रोमनाइज वहाँ के मतलब अपना लेते थे। लेकिन किसके पहले? आने से पहले, एंग्लो सेक्शन के आने से पहले। हाउएवर दिस प्रोसेस वाज हाल्टेड। लिखेंगे शॉर्ट में, द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस। क्लियर लिख देते हैं, यूरोपीय भाषाओं को। लैंग्वेजेस आर हाल्टेड, आर नहीं पास्ट का बात कर रहे हैं तो वेयर लिख देंगे, वेयर halted before। अब मीनिंग सीख लिया इंट्रूजन, तो हम लिख सकते हैं बिफोर द इंट्रूजन ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। कितना अच्छा अंग्रेजी हम लोग सीख गए इसके आधार पे। एंग्लो सैक्सन्स इन AD 449। उसी बात को हम अपने शब्दों में लिखेंगे कि रोमनाइजेशन का प्रक्रिया हाल्टेड हो गया था। कब? उसके आने से पहले, बिफोर द इंट्रूजन ऑफ द एंग्लो सेक्शन, या आफ्टर। बिफोर नहीं, आप लिख देंगे आफ्टर। जब हस्तक्षेप कर लिया तो आफ्टर होगा, आफ्टर। यानी कि आने के बाद इन लोग जब इंग्लैंड में आ गए 449 में, उसके बाद ये वाला प्रक्रिया बंद हो गया कि विदेशी भाषाओं को, यूरोपीय भाषाओं को क्या करते थे? रोमनाइजेशन करते थे। ये जब आए तो हाल्ट हो गया। हाल्ट मतलब रुकना। ट्रेन कैसे हाल्ट पे रुकता है? हाल्ट मतलब रुकना। ये प्रक्रिया रुक गई। वही लिखा हुआ है कि the languages of some European countries which had come under Roman rule had become Romanized। For example, गौलिश भाषा आया था और आकर क्या बन गया था? फ्रेंच बन गया था। दूसरा पार्ट में किसी भी तरह यह प्रक्रिया कब रुक गया? जब एंग्लो सेक्शन आए, उनके आने से पूर्व क्या हो गया? यह रुक गया। एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर। सुन लो, उसी समय साम्राज्य खत्म हो गया, रोमन एम्पायर खत्म। जब ये लोग आए तो घटना क्या घटी? पहला ई स्टॉप हो गया। लिख देते हैं शॉर्ट में, स्टॉपेज ऑफ रोमनाइजेशन। स्टॉपेज ऑफ रोमनाइजेशन यानी भाषा बदलना खत्म हो गया। दूसरा कोलैप्स हो गया, गिर गया, सरकार गिर गया, यानी कि धीरे धीरे विलुप्त हो गया। क्या गिर गया? तो लिखेंगे कोलैप्स। एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड, कोलैप्स ऑफ द रोमन साम्राज्य। रोमन एम्पायर खत्म। रोमन एम्पायर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि शुरू में ही बताए थे कि लोग इतना आक्रमणकारी था, इतना क्रूर व्यक्ति था कि ये लोग अपना 7 गो किंगडम स्थापित किया था, लिखवाए थे। तो जब इसका राज आ गया तो ऑटोमेटिक पहले का राजा का शासन खत्म। तो वही कह रहा है कि जब AD 449 में आए तो दूसरी भाषाओं को रोमनाइजेशन करना खत्म हो गया और दूसरा रोमन का शासन खत्म हो गया। रोमन साम्राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर? आगे
Most of the borrowed words in Latin relate to the areas in which the supremacy of the Romans were recognized, that is military, agriculture and trade and commerce. Some examples are wall, tile, हाँ ठीक है, इसको लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। कुछ शब्द जो हैं आज भी अंग्रेजी साहित्य में जो बोरोड किए गए हैं, कहाँ से? लैटिन शब्द से, लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन वर्ड से आज भी उधार है और आज भी हमारे किताबों में, साहित्यों में देखने को मिलेगा। कुछ उदाहरण है, उसको हम लिखने जा रहे हैं। मिटा देंगे वाला, चलिए। चलिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लिखेंगे। बोरोड, बोरोड मतलब उधार मांगा हुआ या कहीं से लिया गया। बोरोड मतलब ये होता है ना, हम लोन उधार लिए, पैसा उधार लिए। बोरोड लैटिन वर्ड्स हैं कुछ जो आज भी कायम है, उसका उदाहरण दिया हुआ है। किन किन क्षेत्रों में है सबसे पहले जान लीजिए। 1 2 3 4, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। इन द फील्ड ऑफ, यानी क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ डैश। नंबर 1 ए मिलिट्री। मिलिट्री जो वर्ड्स होते हैं यानी सैन्य वाला, मिलिट्री, MILITARY, मिलिट्री शब्द में इसका प्रयोग मिलेगा, लैटिन भाषा का। मिलिट्री, मिलिट्री से रिलेटेड यानी सैन्य से, सैनिक से रिलेटेड, सैनिक मतलब सेना, डिफेंस से रिलेटेड। दूसरा खेती, एग्रीकल्चर वर्ड में मिलेगा, एग्रीकल्चर। कृषि से, एग्रीकल्चर, कृषि। तीसरा व्यापार, ट्रेड। और चौथा कॉमर्स। तो सब तो हो ही गया, बचा क्या फिर? सब में लैटिन वर्ड्स है। यानी बिजनेस में भी अगर देखेंगे तो लिखा पढ़ी में प्रयोग होता होगा, कृषि चीज में भी लिखा होगा और सैनिक वाला में भी लिखा होगा, मिलिट्री में भी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उधार लिखिएगा। अब इन सब क्षेत्र में फील्ड का नाम लिखा है, इन द फील्ड्स ऑफ, इन द फील्ड्स ऑफ दिस एंड दैट। किसके क्षेत्र में? मिलिट्री, कृषि, व्यापार और वाणिज्य। इसका शुद्ध हिंदी होता है, मेरा चूंकि सब्जेक्ट है कॉमर्स में पढ़ा हुआ हूं तो इसको शुद्ध में बोलते हैं वाणिज्य। ये हो गया व्यापार। और एक होता है बिजनेस। हमको अंतर कर लिख के लाइएगा तो होमवर्क। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस? तीनों अलग अलग है कंसेप्ट, होमवर्क में लिख दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस? व्यापार, कॉमर्स और ट्रेड में क्या अंतर है, लिख के लाइएगा। एक बेसिक चीज के लिए पूछ दिए। अब वैसे सब जो उदाहरण में दिया हुआ है तो लिखेंगे जो उदाहरण में लिया गया है। लैटिन वर्ड्स है ये सब, जैसे वाल। वाल मतलब दीवार होता है ना, वाल मतलब क्या होता है? दीवार। ये जो शब्द है लैटिन शब्द से बना है और ये है वैलम। इसको बोलते हैं उस भाषा में वैलम। क्या हो जाएगा? वैलम मतलब वाल, लैटिन शब्द है वैलम, इसको अंग्रेजी में वाल कहते हैं। क्लियर? उसी तरह दूसरा एग्जांपल दिया है टाइल। टाइल्स जो है ना, घर में टाइल्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं पिक्यूला, लैटिन भाषा में पिक्यूला। तीसरा है माइल, MILE, माइल। इसको बोलते हैं मिलिया पैसम, या पैसम, जो भी पढ़िए। ठीक है, ये 3 उदाहरण दिए समझने के लिए कि आज भी अंग्रेजी भाषाओं में लैटिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उदाहरण के रूप में लिया गया है। और ऐसे बहुत सारे हैं, लिखा है कि अदर डेरिवेटिव्स है, मेनी डेरिवेटिव्स, इसका मतलब क्या होता है? मेनी डेरिवेटिव्स का मतलब द वर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम मेन एलिमेंट्स, ओरिजिनल धातु से जो निकला हुआ। लिखेंगे द वर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मेन सोर्स, माने अंतिम स्रोत से जो निकला ओरिजिनल, जहां से, उसी को बोलते हैं मेनी डेरिवेटिव। बहुत सारे ऐसे हैं लैटिन भाषा या अन्य भाषाओं के, बहुत सारे हैं जो रोमनाइजेशन।
चलिए आगे बढ़े, ये समझ में आया? ठीक। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 2, उसी का पेज नंबर 10 का, लैटिन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन ओल्ड इंग्लिश, जो हेडलाइन है उसके नीचे पैराग्राफ नंबर 2 लिखा है अबाउट AD 600। अब कुछ घटनाएं घटती है, इसको देखिए। अबाउट मतलब लगभग 600 ईस्वी के आसपास का बात किया जा रहा है। अबाउट AD 600 क्या घटना घटती है 600 ईस्वी के आसपास? लिखा हुआ है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, एक रिलीजियस है। क्रिश्चियनिटी CHRISTIANIC में सफिक्स ITY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उस समय 600 ईस्वी में फैलने लगा। संसार में क्या होने लगा? एक्सपेंशन, स्प्रेड होने लगा। क्या होने लगा? स्प्रेड, दैट मीन्स एक्सपेंशन। इस धर्म का एक्सपेंशन होने लगा, स्प्रेड होने लगा, विस्तार रूप पकड़ने लगा धीरे धीरे। चूंकि ये जितने लोग थे सब क्रिश्चियन कंट्री की बात कर रहा है, और जिससे जैसे क्रिश्चियन धर्म बढ़ा वैसे वैसे शिक्षा दर बढ़ते गए। अरे समझ में? दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन था, पॉजिटिव कोरिलेशन था दोनों के बीच में, कोरिलेशन। इसका मतलब होता है कि अगर एक क्रिश्चियनिटी बढ़ता है तो इसके साथ साथ लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा था। लिटरेसी रेट, शिक्षा दर भी बढ़ते जा रहा था। यदि यह घटेगा तो यह भी घटेगा, यदि बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? यानी धर्म जो ये था क्रिश्चियनिटी जितना ज्यादा बढ़ा, जितना देशों में फैल गए क्रिश्चियन के लोग, उतना ही शिक्षा दर और आगे बढ़ता गया, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन है क्रिश्चियनिटी एक्सप्रेशन में, स्प्रेड में और लिटरेसी रेट में। वह लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। About AD 600 क्रिश्चियनिटी began to spread in England। कहाँ बढ़ता गया भैया? इंग्लैंड के विभिन्न राज्यों में। इंग्लैंड कहाँ इस पे एक्सपेंशन हो रहा है? तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के विभिन्न राज्यों में, इंग्लैंड स्टेट लिखेंगे, एक्सपेंशन इन इंग्लैंड स्टेट। इंग्लैंड के देश के जितने भी राज्य थे हर जगह क्रिश्चियनिटी फैलता गया। चूंकि हमारे महारानी जो एलिजाबेथ II आई थी वो भी एक क्रिश्चियन थी, तो उसे पता लग रहा है कि हमारे अंग्रेज जो आए थे वो भी क्रिश्चियन थे, और वहां जहां से बात हो रही है इंग्लैंड का ही तो बात हो रहा है, ओल्ड इंग्लिश वहीं पे था ना जी। आगे हाँ वही लिखा है कि राइज ऑफ लिटरेसी। कोई पूछेगा कि प्राचीन काल में अंग्रेजी कहाँ से उत्पन्न हुआ या इसका राइज कहाँ से हुआ? शिक्षा दर, लिटरेसी लिखा हुआ है, राइज ऑफ लिटरेसी, एक नाम दिया गया है, उदय। कैसे उदय होता है? तो कोई पूछेगा कि राइज ऑफ लिटरेसी कैसे हुआ, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो लिखेंगे ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। खत्म। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, या क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन से क्या प्रभाव पड़ा? तो लिटरेसी रेट बढ़ गया, या राइज ऑफ लिटरेसी हुआ, शिक्षा दर का उदय हुआ, या शिक्षा उदय हुआ, एजुकेशन आ गया संसार में। क्लियर? इंग्लिश के क्षेत्र में। आगे द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट। अब कह रहा है कि इस भाषा का बहुत सारे ऐसे किताबें थे या अक्षरे थे, लिपि थे, जिसको ट्रांसलेट किए कौन? मिशनरी लोग। मिशनरी का मतलब होता है फादर्स जो होते हैं, भिक्षु लोग होते हैं जो चर्च में रहते हैं, या फादर, पहले रोमन साम्राज्य था तो पहले रोमन कैथोलिक मिशनरी होता था, फादर जो रहते थे उन लोग के द्वारा, बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षित होते थे, उन लोग के द्वारा कुछ ट्रांसलेशन अनुवाद किया गया है। एग्जाम्पल में समझाया है, जैसे लिख रहा है कि द क्रिश्चियन मिशनरीज, यहाँ स्टार डाल के लिखेंगे द CHRISTIAN, क्रिश्चियन मिशनरीज, द क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, क्या करना है इन लोग का? क्या किया ये लोग के चलते, क्रिश्चियनिटी फैले के चलते पूरे इंग्लैंड में शिक्षा दर बढ़ते गया, और इन्होंने एक काम किया, लैटिन टेक्स्ट को, चूंकि बरो किया हुआ है, लैटिन जो भी भाषाएं थे उस टेक्स्ट को इन्होंने अनुवाद करने का काम किया, ट्रांसलेट करने का अंग्रेजी में। लैटिन टेक्स्ट को क्या किया? ट्रांसलेशन करने का, ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेट किया, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, करने का ये लोग क्या करिए काम किया। लैटिन भाषा को किसमें? अंग्रेजी में। द क्रिश्चियन मिशनरी ट्रांसलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन। किस भाषा में ये लोग ट्रांसलेट किया? लैटिन भाषा को नॉर्थम्ब्रियन भाषा में। अधिकतर जितना हुआ होगा दूसरी भाषा में भी, अधिकतर मोस्टली किस भाषा में? नॉर्थम्ब्रियन। अब कोई पूछेगा तो समझ में आ जाएगा। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिश्चियन मिशनरी
किस भाषा को किस में करते हैं, तो लैटिन भाषा को नॉर्थम्बरियन में, अत्यधिक कहाँ ट्रांसलेट हुआ, नॉर्थम्बरियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया। खत्म, आगे। एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस, ग्लॉसेस मतलब क्या होता है, और इस भाषाओं को ये लोग वर्ड को ग्लॉसेस किए। वर्ड ग्लॉसेस करने का मतलब क्या होता है, हाँ बोलिए, कल हम लोग देखे थे, इसको देख लेते हैं। वही होता है, और ग्लॉसेस मतलब अर्थ बताना या अनुवाद करना। तो ग्लॉसेस का मतलब यही जो हम ऊपर में लिखे हैं, ट्रांसलेशन करना या इंटरप्रिटेशन करना या व्याख्या देना। इसका एक तीसरा मीनिंग यहाँ जोड़ सकते हैं, ग्लॉसेस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, शब्दों को समझाना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन। यानी सिंपल 3 काम किए ये लोग, समझ लीजिए। क्रिश्चियन फादर या जो भी होता है, मिशनरी पास्टर जो भी होते हैं, वो लोग जो शिक्षित होते थे, वो लोगों ने इस भाषा को, लैटिन भाषा को, नॉर्थम्बरियन चूंकि था, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया, इंटरप्रेट किया और व्याख्या किया, एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, यानी शब्दार्थ बताया, उसका अर्थ बताया। खत्म, आगे। उसमें से मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे, इन जो ट्रांसलेशन किया गया है उसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज भी अस्तित्व में है, आज भी अंग्रेजी साहित्य में देखने को मिलेगा, इंग्लिश लिटरेचर में आज भी इसका एग्जिस्टेंस है। एंड बोरोड फ्रॉम लैटिन, जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, आर रिलेटेड टू रिलीजियन, जो शब्द हैं जो लैटिन शब्द वो धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, धर्म से। क्यों धर्म से रिलेटेड, क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म फैला तभी अंग्रेजी फैला। अरे समझ में, क्रिश्चियनिटी धर्म फैला तभी राइज ऑफ लिटरेसी, शिक्षा तरफ लोग पढ़ने लिखने लगे, शिक्षित होने लगे, और इसके चलते कह रहा है कि इसको लिया गया उधार में लैटिन भाषा। क्या है उसका हम लिख देते हैं, और एक ही चीज से जुड़ा है, सिंपल धर्म से। चूंकि ये धार्मिक चीज का बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी लोग आए, तो जब मिशनरी आएंगे तो अपना धर्म का ही बात करेगा ना, अपने रिलीजियस चीज को। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड आज भी अस्तित्व में है, लिखेंगे इन मॉडर्न एज, इन मॉडर्न, आज के आधुनिक काल में भी, द बोरोड लैटिन वर्ड्स आर इनटू एग्जिस्टेंस that can be shown in English literature, ठीक है। वही चीज को लिखते हैं कि आज के आधुनिक काल में लैटिन भाषा जो उधार लिया गया था उसको देखा जा सकता है, उसका अस्तित्व है कहां पर, अंग्रेजी साहित्य में प्रयोग किया जाता है। इन मॉडर्न एज द बोरोड लैटिन वर्ड्स आर इनटू एग्जिस्टेंस दैट कैन बी फाउंड इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में उसको देखा जा सकता है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल है एंड रिलेटेड टू, लिखेंगे इंग्लिश लिटरेचर विच आर रिलेटेड टू रिलीजियस, विच आर संबंधित किससे भैया, तो धर्म से, विच आर रिलेटेड टू रिलीजियन, ये जो शब्द है धर्म से जुड़ी हुई शब्द है। एग्जाम्पल लिखेंगे उदाहरण के रूप में, तो दिया हुआ है हेवन, स्वर्ग। हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग। हेल मतलब नर, और क्या दिया है जी, गॉड। गॉड मतलब ईश्वर या भगवान या प्रभु, ईश्वर या भगवान, ठीक है। लॉर्ड, एल नहीं, लॉर्ड इसमें नहीं है, लॉर्ड दूसरा हो गया, गॉड केवल है, ठीक है। लॉर्ड अंग्रेजी शब्द है। गोस्पल जो यीशु मसीह का सुसमाचार था, ये इसी लैटिन वर्ड है। गोस्पल मतलब सुसमाचार, ठीक है। और भी एग्जांपल दिए हैं, सब नोट्स बना लीजिएगा एक दूसरे से लेकर, फोटो कॉपी कराकर। ईस्टर जो पर्व होता है क्रिश्चियन लोग का अप्रैल में ना, ईस्टर में क्या कंसेप्ट है कि यीशु मसीह मर के भी जिंदा हो उठे थे संडे को, यही कंसेप्ट पे एक पर्व मनाया जाता है। ईस्टर मतलब ईस्टर पर्व है क्रिश्चियन लोग का। दूसरा है सिन मतलब पाप, सिन मतलब पाप। तीसरा है अल्टर मतलब वेदी, जिसपे फादर लोग या पास्टर लोग चढ़ के प्रचार करते हैं या भेंट चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा पहले चढ़ता था, है ना, इसको बोलते हैं वेदी, अल्टर। आगे लिखा है मास मतलब जो भीड़, जानता, भीड़, मास मतलब भीड़, जानता, पीपुल। अगर इसको सिंपल अंग्रेजी में बोलेंगे तो लोग, मास मतलब लोग, विश्वासी जो लोग आते थे चर्च में, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। उसके बाद नॉन, सिस्टर लोग होती थी पहले, सिस्टर व्हाइट ड्रेस पहनती हैं, क्रूस लगाकर ऐसे ऐसे जपती रहती है, देखिए मूवी में,
रोमन कैथोलिक टाइम में। नन, नन मतलब सिस्टर, सेवा करने वाली बहन लोग होती थी, अनमैरिड। और उसके बाद प्रिस्ट, पुजारी, प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब पुजारी, ईटीसी इत्यादि, ईटीसी। ये सब जो था धर्म से जुड़ी हुई लैटिन शब्द का एक एग्जाम्पल है, जो आज भी अंग्रेजी साहित्य में या अंग्रेजी किताबों में पाया जाता है। क्लियर? अरे समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया धर्म से रिलेटेड। कुछ और उदाहरण दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि इसको घर बैठे आप यूट्यूब से फेयर बना सकते हैं। तो कोई पूछ देगा कि लैटिन वर्ड्स किससे जुड़े हुए हैं, तो मुख्यतः धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ था। मुख्यतः जो शब्द हैं धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं। और दूसरा किस चीज से जुड़े हुए हैं जी? अदर वर्ड्स रिलेटिंग टू, यहाँ लिख देंगे अदर लैटिन वर्ड्स रिलेटेड टू, किससे जुड़े हुए हैं जी? पढ़ाई से, लर्निंग, लर्निंग। एंड दूसरा साइंस एंड मेडिसिन, विज्ञान और औषधि विज्ञान से, साइंस मेडिसिन, मेडिसिन। अरे सर में पहला आप बताएं धर्म से जुड़ा हुआ सब, और अभी दूसरा और तीसरा, एक पढ़ाई से, लर्निंग से, और दूसरा साइंस मेडिसिन से, औषध विज्ञान यानी मेडिकल विज्ञान से। क्लियर? कुछ वर्ड है इसके एग्जाम्पल, जैसे लर्निंग से एग्जाम्पल में दिया है हिस्टोरी या हिस्ट्री, इतिहास जो शब्द है ये लैटिन शब्द है। दूसरा ग्रामेटिकल, व्याकरण वाला, ग्रामेटिकल, यह भी एक लैटिन शब्द है जो लर्निंग के अंतर्गत होता है। तीसरा मास्टर, मास्टर भी लैटिन शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है मास्टर, अंग्रेजी वर्ड है। पेपर, स्कूल, ये सब लैटिन वर्ड है। कोई पूछ देगा तो बोलिएगा स्कूल अंग्रेजी शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है, वहां से लिया गया है। वर्स, वर्स मतलब जो धर्म ग्रंथ में पद होता है बाइबल में, ठीक है, वर्स उसको बोलते हैं, इतना वर्स निकालो। मीटर, नापने वाला जो मीटर होता है मशीन, जैसे शब्द मीटर। एंकर, एंकर मतलब मालूम है एंकर किसको कहता है? स्टेज पे जो एंकरिंग करता है ना, एंकर। और कुछ वर्ड है कुकुम्बर्स, कुकुम्बर, लिली, फूल जी का नाम है लिली। कैंडल, जो घर में कैंडल लाइट देखा जी, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस में क्या करते हैं? कैंडल लाइट जलाते हैं। प्लांट, ये सब जो वर्ड है सब लैटिन भाषा का है। बाघ, टाइगर, ईटीसी, बहुत सारे हैं जो कुछ उदाहरण देकर विद्यार्थी को समझाना चाहता है। एंड सो ऑन लिखा है, एंड सो ऑन मतलब ऐसा और भी है, इतना ही नहीं, और भी ऐसे शब्द हैं जो लैटिन भाषा से उधार में लिए गए हैं। खत्म। लास्ट टॉपिक देखेंगे उसके बाद क्लास छोड़ देते हैं। अब पार्ट ए खत्म हो गया, लैटिन इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस। लैटिन का प्रभाव क्या पड़ा प्राचीन भाषा अंग्रेजी पर, प्राचीन अंग्रेजी पर। अब पढ़ते हैं हम लोग किस पर? हाँ टॉपिक है ये, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओई, ओल्ड इंग्लिश। क्लियर? अब खत्म, लैटिन भाषा को छोड़ देते हैं, प्रभाव पढ़नी है। अब आते हैं ई वाला, दुइयो था ना प्रभाव, लैटिन और स्कैंडिनेवियन। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना, नहीं पढ़ने है तो तोड़ देंगे। स्कैंडी पढ़ लेंगे इतना, नावी एंड स्कैंडिनेवियन या नावियन, जो भी उच्चारण हो देख लीजिएगा गूगल में शुद्ध उच्चारण। लेकिन जो मैं इसको तोड़ के पढ़ रहा हूँ तो पढ़ पा रहा हूँ स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, नेवियन, जैसा भी उच्चारण हो पढ़ेंगे। मात्र 4 लाइन का, इसको खत्म करके यहाँ छोड़ना है। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन ऑफ इंग्लिश केम एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियंस अटैक्स ऑन इंग्लैंड। सबसे पहला प्रभावशाली था लैटिन, उसके बाद दूसरे स्थान पे ई वाला भाषा है जो अंग्रेजी को प्रभावित किया। तो लिखेंगे नहीं, मैं पॉइंट बना देता हूं। द सेकेंड मेजर लैंग्वेज, द सेकेंड मेजर
लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाविद, लिंग्विस्टिक आक्रमण जो हुआ था इन लोगों के द्वारा हुआ, इन्वेशन, लिंग्विस्टिक इन्वेशन, यानी कि भाषा के क्षेत्र में जो ज्यादा हस्तक्षेप किया। दूसरा स्थान पे कौन भाषा है? स्कैंडिनेवियन। और इसका रिजल्ट हुआ कि अटैक कहाँ किया ये लोग? इंग्लैंड में। कहाँ किया? केम एज ए रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स इंग्लैंड। और इसका रिजल्ट बता रहा है कि स्कैंडिनेवियंस ने अटैक किया इंग्लैंड में, अटैक्स ऑन इंग्लैंड। ठीक है, ये लोग उसके बाद ये लोग क्या किए? अटैक किए स्कैंडिनेवियन, इसलिए ये दूसरा स्थान पे आता है। प्रभावशाली दूसरा भाषा कौन है? स्कैंडिनेवियन। ठीक है, दे वर द जर्मेनिक इन्वेटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। अब ये जो आए थे, ध्यान से देखिएगा यहाँ बोर्ड पर, स्कैंडिनेवियन जो आए थे ये कहाँ के थे? जर्मेनिक, जर्मनिक देश का, जर्मैनिक इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि वहां के निवासी। इनहैबिटेंट्स मतलब निवासी होता है। जैसे हम देश के इंडियन निवासी हैं तो हम बोलेंगे वी आर इंडियन इनहैबिटेंट्स, वी आर इंडियन इनहैबिटेंट्स, हम लोग भारतीय निवासी हैं। उसी तरह इसका हिंदी भी मैं लिख देता हूँ, जो जो हमको लग रहा है कि भारी शब्द है मैं बता देना चाहता हूँ। ये इन जर्मैनिक इन्वेडियंस थे जो कहाँ कहाँ से आए थे भैया? ये लोग देश का नाम दिया है, 1 2 3 4 देश का नाम सुने भी होंगे आप लोग, मूवी भी देखते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो, या स्कूलों में सुना है। नॉर्वे नाम का देश का नाम सुने हैं? नॉर्वे से आए थे। दूसरा स्वीडन तो बता चुका हूं मैं, स्वीडन से आए थे। तीसरा डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क। बस 3 ही ठो दिया एग्जाम्पल में। क्लियर है? ये निवासी कहाँ के थे? नॉर्वे के, स्वीडन के और डेनमार्क के निवासी थे। Who was one time neighbors of the Anglo-Saxon in 5th century Europe? जो ये तीनों लोग 5वीं शताब्दी में 5th सेंचुरी में पड़ोसी थे। किसके पड़ोसी थे? एंग्लो सैक्सन्स थे। द एंग्लो सैक्सन्स के ये लोग क्या थे? पड़ोसी थे 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी में। इतिहास बताता है कि नॉर्वे, स्वीडन या डेनमार्क, या सिंपल में एक शब्द में कहेंगे कि जर्मेनिक जो निवासी थे 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन के पड़ोसी थे। ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि 5वीं शताब्दी में कौन पड़ोसी था, तो दे देगा जर्मेनिक इनहेबिटेंट्स, इंडियन इनहेबिटेंट्स, इंग्लैंड इनहेबिटेंट्स, तो डाल देंगे क्या? जर्मनी। या कंट्री के नाम देगा तो ये तीनों में से कोई एक रहेगा, नॉर्वे, स्वीडन या डेनमार्क के लोग 5वीं शताब्दी में इसके पड़ोसी थे। दे आर द नेबर ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। We are closely related to them in blood and language. ये लोग बहुत सह संबंध था इन लोग के बाद, खून का रिश्ता था और भाषा का रिश्ता था। 2 चीजों में इनका अपना पड़ोसी थे। किस क्षेत्र में? भाषा में और खून का रिश्ता, माने रिलेशनशिप था। वहां शादी उसका होता होगा, इसका शादी यहाँ होता है। ब्लड रिलेशन का मतलब वही होता है ना, खून का रिश्ता था और भाषा था, मिलता जुलता था। These daring sea-faring people were called Vikings. और ये लोग sea-faring people होते थे, sea-faring। इसको एक संज्ञा दिया गया है, स्टार डाल देता है, इनको कहा गया है डेयरिंग सी फेयरिंग। सी फेयरिंग मतलब समुद्र के रास्ते पहले लोग आते थे, नाव के माध्यम से समुद्र के रास्ते खोज करते करते यहाँ पे आया था ना, वास्को डी गामा भारत में आया था ना। उसी तरह ये लोग समुद्र के रास्ते आते आते, इसीलिए एक वर्ड दिया गया डेयरिंग सी फेयरिंग। समुद्र के रास्ते चलाते चलाते नाव जहाज पानी लगे आते हैं, इसलिए इनको नाम एक दिया गया, विकिंग्स बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विकिंग्स। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हु इज कॉल्ड एज विकिंग्स? इन्हीं लोग को जो समुद्र के रास्ते आते थे, डेयर करते थे, हिम्मत करते थे आने में। ये कब से कब तक विकिंग्स आते थे आक्रमण करने? 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। खत्म चैप्टर आज का, खत्म। लिखा हुआ है कि these daring seafaring people were called Vikings. Viking age from the middle of the 8th century to the beginning of the 11th century. कब से कब तक? 18वीं शताब्दी से लेकर 11 तक। एक नोट हम लिख देते हैं, ये जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव अगर बनाता है तो जरूर आएगा कि विकिंग्स का एज कब से कब तक चला। विकिंग्स लोग जब तो समुद्र के रास्ते जो लोग आते थे, उन लोग का कार्यकाल कब तक था, कब तक वो लोग आक्रमण करते रहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बढ़िया से
कि इसको उतार लो, इम्पोर्टेंट है, द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी, यहाँ पे लेकिन फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम द इन्वर्टेड फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग, शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, खत्म। समझ में आ गया? 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 11वीं शताब्दी के शुरुआत तक ये लोग विकिंग्स लोग का कार्यकाल था, यानी कि आक्रमण करने इंग्लैंड में आते थे। खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन द वोकैबुलरी, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, नया टॉपिक है, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर, ठीक है। लास्ट क्लास होगा इसका, क्वेश्चन आंसर भी कल ही हम लोग को देख लेना है। ठीक है, जा सकते हैं, उतार लीजिए। सिंपल है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि विकिंग्स का कार्यकाल क्या है, कब तक वो लगाते थे, तो 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 11वीं शताब्दी के शुरुआत तक इन लोग का विकिंग्स का कार्यकाल था। विकिंग्स किसे कहते हैं, तो वैसे यात्री जो समुद्र मार्ग से आकर आक्रमण करते थे, अपना राज्य बनाते थे, उन्हीं लोग को विकिंग्स कहते हैं। अब पूछेगा कि दूसरा सबसे भाषा कौन है जो प्रभाव डाला ओल्ड इंग्लिश पे, तो स्कैंडिनेवियन। पहला कौन है, तो लैटिन, ठीक है। जर्मनिक इनहेबिटेंट्स कहाँ के थे, तो नॉर्वे का, स्वीडन का, डेनमार्क का। इनका पड़ोसी कौन था 5वीं शताब्दी में, तो द एंग्लो सैक्सन्स। क्लियर? चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं इसी टाइम में।